देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एस एच एम, कोई बात नहीं, एक हाथ तेज लगेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एस एच एम, उतना तो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत तुम्हें मालूम है। आइए आइए, कल आपकी माता जी आई थी मिलने की, उनका फोन आया था। नहीं यहीं बैठो, यहीं बैठो, भैया के बगल में क्यों बैठना है, बैठो। बनाइए, जल्दी करिए फटाफट, दरवाजा खुला छोड़ दिया, वहाँ पे हमने चौकीदार बिठा के रखा। अबे दांत मत निकाल, जाके बंद कर दे। मैं तो निकाल ही देगा। ओ शाहरुख खान, बंद कर दे उसे। ना ना वो नहीं करेगा, जो आया वही करेगा। देखिए थैंक यू। देखिए ये एक पार्टिकल है यहाँ पर जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब यहाँ से अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ डाल दूँ तो n इज कॉल्ड प्रोजेक्शन या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये हम उस दिन भी डिस्कस करके गए थे पहले, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा, जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। तो पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही, तीसरी पोजीशन ये रही, फिर ये घूमकर इधर आएगा, ये रही अगली पोजीशन, फिर ये घूमकर यहाँ आएगा, ये रही अगली पोजीशन। तो आप देख रहे हो ये जो n पॉइंट यहाँ हमने लिखा था, ये n पॉइंट किधर को भाग रहा है, इधर। अब जैसे जैसे ये इधर की तरफ घूमेगा ये n किधर जाना शुरू कर देगा, कोई बात, ये n किधर जाना शुरू कर देगा, उधर। तो ये n क्या करेगा, अबाउट o ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। और इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल वाला हार्मोनिक मोशन, जिसको हम साइन या कोसाइन से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें आगे, चलो आगे बनाओ, एक और डायग्राम बनाते जाओ, कम से कम ये एंगल वैंगल तो समझ में आ जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तभी हम इस चैप्टर को शुरू कर पाएंगे, नहीं तो कल बच्चे शक्लें देख रहे थे क्या कर रहे हैं। बुलाइए वहीं वो भी है कि कोई बात नहीं, होता है। आइए आइए, अब इस बंदे को देखो, स्कूटी बंद हो गई लेकिन बिल्कुल उसमें पानी में तैरता हुआ आ रहा है। ग्लास नहीं, छोटे लड़के, इसे कहते हैं सिंसियरिटी। बोलो भाई, देखो इसको समझो पहले। जरूरी तो नहीं है कि जब भी पार्टिकल चले वो यहीं से चले, यहीं से t इक्वल्स टू 0 हो सकता है वो यहाँ से चलना शुरू कर दे, जैसा कि हमने इसमें बनाया। तो ये जब पार्टिकल A पर था तब टाइम कितना था, 0। जब ये पार्टिकल P पर आ गया तो टाइम कितना हो गया, t। पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया, ओमेगा। पार्टिकल कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया, ओमेगा। ठीक, समझ में आ रही है बात। अब मुझे x की इक्वेशन लिख कर दिखाओ, ये जो x की इक्वेशन, दोबारा देखो, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो, कोई बात नहीं।
आराम से। इधर देख, पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है और यहां पहुंच गया, कितना एंगल कवर कर लिया, लेट अस से ओमेगा टी एंगल कवर कर लिया। यहां से परपेंडिकुलर डालो इसके ऊपर, ये आ गया एन ओ, लेट अस नेम इट पी पी। ये डिस्टेंस कितना बोल रहे हो आप, x, ये डिस्टेंस है x, ये है इसका रेडियस, रेडियस या एम्पलीट्यूड, रेडियस या मैक्स टू मैक्स। ये पॉइंट कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर यहां तक जाएगा। ये क्या है मैक्सिमम, रेडियस को क्या बोल रहा हूं यहां पर, एम्पलीट्यूड। अब x और a में रिलेशन बनाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो x किसके बराबर आ गया, a cos थीटा। क्लियर, cos के आगे ये जो भी है इसे कहते हैं फेज, इसे कहते हैं फेज। कल मैंने शुरू करा दिया था डायरेक्ट, और 11वीं क्लास क्योंकि बहुत अच्छे से तंग थी, इसलिए मैंने आज पहले 11वीं वाला पार्ट थोड़ा सा करा दूं, फिर मैं आगे चला जाऊं। तो ये आ गया फेज। अब ये पार्टिकल कहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ, तो इसमें इतना एंगल कवर हुआ, तो हमने यहाँ पर ये एंगल डाल दिया परपेंडिकुलर पर बेस। जरूरी तो नहीं है हर बार यहीं से शुरू होगा मोशन, हो सकता है इसने पहले से कुछ इनिशियल फेज कवर कर रखा हो। आ जाइए जल्दी से। हो सकता है हो सकता है पहले से इसने कुछ इनिशियल फेज कवर कर रखा हो, कितना, ओमेगा टी। अब मैं अगर यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये एन पॉइंट यहाँ आ गया, ये क्या कहलाता है, एक्स, ये क्या कहलाता है, रेडियस माने एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं इस पूरे एंगल को लेता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया, तो x किसके बराबर आ गया, a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये क्या कहलाता है, फेज। समझ लो बात को, फेज दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। फेज क्या होता है, जिस भी चीज के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रही हैं उसके पोजीशन को, ऑसिलेशन की स्टेट को बताने के लिए या तो हम टाइम का इस्तेमाल कर लेते हैं या एंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख ही रहे, टाइम भी आ गया है, एंगल भी आ गया है, तो हम टाइम और एंगल से ये पता लगा लेते हैं क्या स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, कैसी परिस्थिति में कोई चीज रखी हुई। आइए प्लीज, गुड इवनिंग। मन आगे बैठना है, आगे आजा, देख ले, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, लिखो आगे चलो। इसमें ये क्या है, इसे कहते हैं एपक, इनिशियल फेज। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव जो आगे को बढ़ती है, और एक वेव बढ़ी आपने जो एक ही जगह खड़ी रहती है, स्टैंडिंग वेव्स जो यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, आगे नहीं जाएगी। ये कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव वेव, जो आगे को बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव वेव। उसी की इक्वेशन हमारी यहाँ पर भी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस्तेमाल होगी, इसलिए पहले मैं वो 11th वाला पार्ट एक बार कर रहा हूँ। ठीक, बनाइए इसको, बनाइए पढ़ा। ये एक ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। बोलूं,
वेव क्या कहलाती है? वेव कहलाती है डिस्टर्बेंस इन मीडियम। वेव क्या कहलाती है? डिस्टर्बेंस इन मीडियम। अब मान लो हमारी जो डिस्टर्बेंस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। डिस्टर्बेंस कहां से स्टार्ट हुई है? ओ पॉइंट से। समझ लो पानी के पार्टिकल्स है, ऐसे समझ लो कि ये बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स, रिपल्स बनाएंगे हम इसको। तो सबसे पहले ये वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब हुआ, जब ये डिस्टर्ब हुआ तो इसने हिलना शुरू किया, ये हिला तो इसने इसको डिस्टर्ब किया, फिर इसको डिस्टर्ब किया, फिर इसको डिस्टर्ब किया। कुछ देर बाद ये डिस्टर्बेंस धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और ये वेव आपको कैसी दिखेगी? प्रोग्रेस करती हुई ये दिखेगी। प्रोग्रेसिव वेव है, आगे की तरफ बढ़ती हुई चलेगी प्रोग्रेसिव वेव, आगे की तरफ चलेगी बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव वेव। मान लो हम किसी पॉइंट पर ले लेते हैं तो इस पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और ये कितनी दूरी पर है? x। वेव की स्पीड कितनी है? लेट अस से v। वेव की स्पीड कितनी है? v। वेव की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, वेव की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। लेकिन पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल क्या करता है? एक्सेलरेट। ऑसिलेट तो बोल ही रहे हो, पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। कैसे? जब यहां से निकलेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर यहां से भागेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी। फिर यहां से निकलेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट। बट ये पार्टिकल का मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन वेव का डायरेक्ट मोशन कैसा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। डिस्टर्बेंस कहां से शुरू करी हमने? ओ से शुरू करी। ये बात समझ में आ रही है? आगे लिखो, थोड़ा लिखवा। Take the initial phase of the particle as zero. Take the initial phase of the particle as zero. लिखो, displacement of the particle at the origin is given by displacement of the particle at origin is given by this. मतलब समझो इसका। क्या लिखी आपने पहली लाइन? आपने कहा इनिशियल फेज कितना? जीरो। चेक करो, आपने क्या लिखा है? इनिशियल फेज कितना? जीरो। इनिशियल फेज जीरो। आपको यहाँ पर 5 नॉट जैसी कुछ चीज दिख रही है, कुछ और दिख रहा है इसमें ऐड हुआ हुआ? नहीं। इसका मतलब इनिशियल फेज कितना है? जीरो। इनिशियल फेज जीरो। पार्टिकल कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से। अगर ये पार्टिकल यहाँ से शुरू होता तो कुछ ना कुछ इसके अंदर फेज होगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ से शुरू होता, जब हमने टाइम शुरू किया, जब हमने टाइम जीरो किया, उस समय हो सकता, जरूरी है पार्टिकल यहीं से शुरू कर रहा है? हो सकता है पार्टिकल कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है और यहाँ तक जाता है। इस बीच में आप टाइम कहीं भी शुरू कर लो। मैंने यहाँ से टाइम शुरू किया क्योंकि आसान हो गया मुझे देखना। यहाँ से पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है? मेरा ओरिजिन से शुरू कर रहा है, इस बीन पोजीशन से शुरू कर रहा है। इसके बाद अब ये यूं जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं नीचे आएगा। तो टाइम हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, टाइम हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, टाइम हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। फेज कुछ भी हो सकता था, इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता था। पता नहीं कौन सी वाइब्रेशन की स्टेट में था। हमने तो सबसे सिंपल कर लिया। हमने कहा जब पार्टिकल ने वाइब्रेट करना शुरू किया, इनिशियल फेज था ही नहीं, यहीं से शुरू कर। हमारे लिए आसान, समझना आसान। इनिशियल फेज समझ लो। इनिशियल फेज, फेज क्या बताता है? जैसे तुम किस फेज में हो अभी? सेम फेज में तो सारे नहीं पढ़ रहे, लेकिन फेज का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बताता है। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि जब आप वेवलेंथ डिफाइन करते थे, पहले भी किया था हमने, ये बात किया था ना कहीं पर? हाँ किया था, पता नहीं। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस, किसे कहते हो वेवलेंथ का? लेकिन वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जैसे
ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए, दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी किधर को है, अब नीचे को ही आना है दोनों ने, तो ये दोनों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, इनके बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। ऐसे ही यहाँ से मान लो मैं कुछ यहाँ ले लूँ और यहाँ ले लूँ, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन any two particles which are vibrating in same phase। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, ठीक, आगे लिखो। अच्छा, जब मैं टी वर्ड यूज करूंगा तो समझ लेना टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कैसे होती है, यहां से यूं जाएगा, यूं आएगा और फिर वापस यहाँ आ जाएगा, एक ऑसिलेशन को। झूले झुलाते हो तो आदमी यूं गया और वापस फिर वहीं आ गया, एक ऑसिलेशन को, एक ऑसिलेशन। लिखो, कंसीडर ए पार्टिकल P on x axis, consider a particle P on x axis, consider a particle P on x axis। ठीक है जी, क्या दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल P जो है यहाँ पर, ये ओरिजिन से कितना दूर है, x, और यहाँ पार्टिकल वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हो चुका है, y। लिखो जरा, अगर मैं दोबारा समझो, सबसे पहले वाइब्रेशन कहाँ पहुंची, यहाँ, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची। अगर मैं इसकी बात करूं, जब शुरुआत में वाइब्रेशन यहाँ पहुंच गई है, तो इसके आगे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, वहां वाइब्रेशन देर से पहुंचेगी, तो वो फेज में आगे होंगे या फेज में पीछे होंगे, वो फेज में पीछे होंगे। ऑल दोज पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा, ऑल दोज पार्टिकल्स विच लाई more and more to the right of O, all those particles which lie more and more to the right of O lag in phase with respect to particle at O। सबसे पहले डिस्टर्बेंस कहाँ पहुंची है, O पर, उसके बाद अगले वाले पार्टिकल तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा, तो वहां तक वो फेज में पीछे रह जाएंगे। यहाँ वाले पार्टिकल तो मान लो पहुंचे नहीं है, तो वो तो फेज में बहुत ही पीछे रहेगा। धीरे 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 करके डिस्टर्बेंस आगे तक पहुंचेगी, धीरे धीरे करके डिस्टर्बेंस आगे तक पहुंचेगी, तो इधर वाले सारे पार्टिकल फेज में क्या करेंगे, पिछड़ जाएंगे, फेज में लैग करेंगे। सबसे आगे कौन चल रहा होगा, पार्टिकल है जहां पर डिस्टर्बेंस हमने शुरू करी। समझ में आ रही है बात, कितनी वेलोसिटी से वेव जा रही है। अगर उसे x डिस्टेंस ट्रेवल करना हुआ वेव को, अगर वेव को x डिस्टेंस ट्रेवल करना हुआ, कितने टाइम में करेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पार्टिकल के पास यहां से डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, x बाई, यानी अगर डिस्टर्बेंस पहले यहां पहुंची है तो यहां पहुंचेगी इतने टाइम के बाद। ये बात समझ में आ रही है। इसी चीज को 3 बार लिखवाऊंगा मैं भी, लिखो जरा। The disturbance starting from O, the disturbance starting from O reaches P in x by v seconds, reaches P in x by v seconds। समझ में आई बात, आगे लिखो। This means the particle at P, this means the particle at P starts vibrating x by v seconds later, x by v seconds later than the particle at O। पढ़ो, लाइन को पढ़ो पूरा, झूठा हाँ नहीं करेगा भाई कोई भी, भले आज 12वीं का शुरू हो ना हो, ये पाठ कराना मुझे आज। पहले डिस्टर्बेंस कहाँ पहुंची, O पॉइंट पर, उसके T टाइम के बाद कहाँ पहुंची, P पॉइंट पर। ये T टाइम कैसे निकाला हमने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वेव की वेलोसिटी हमेशा कैसी लेते हैं, कांस्टेंट लेते, क्या होती है, कांस्टेंट। तो वेव की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। पार्टिकल का मोशन कैसा है,
एक्सेलरेटेड। पार्टिकल का मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। तो कितने, जो डिस्टरबेंस यहाँ पहुंची उसको यहाँ पहुंचने में कितना और समय लग गया? x/v सेकंड। ये क्लियर है? लिखो। Therefore displacement of particle at p, therefore displacement of particle at p at any instant t equal to, साइन लगाओ, equal to साइन लगाओ, लिखो displacement of the particle at O, displacement of the particle at O at a time x/v seconds earlier, at a time x/v seconds earlier, फिर इक्वल टू का साइन लगाओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट O at a time t minus x/v। अब इसे 2 बार 3 बार फिर पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। पहली लाइन पढ़ो, कहता है जो पार्टिकल P पर है, जो पार्टिकल P पर है उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर कितनी होगी? जो इसकी रही होगी कितने सेकंड पहले? x/v सेकंड पहले। डिस्टरबेंस पहले कहां पहुंची? यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? x/v लग गया। तो अब जिस स्टेट में ये है, t सेकंड बाद ये उस स्टेट में पहुंचेगा। ये पिछड़ गया, लैग फेज में पीछे रह गया, यहां तक डिस्टरबेंस पहुंचने में इतना टाइम लग गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट अब इसकी है वो इसकी थी इतने सेकंड पहले। जो डिस्प्लेसमेंट अब इसकी है वो इसकी थी कितने सेकंड पहले? x/v सेकंड पहले। एक बार फिर पढ़ो उसको पहले, यहीं से काम चलना है क्योंकि इक्वेशन बदल दूंगा इसके बाद में एकदम से। देखो उधर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल P एट एनी इंस्टेंट किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए टाइम x/v सेकंड अर्लियर। मान लो यहां से यहां पहुंचने में आधा सेकंड लगा, तो आधा सेकंड पहले जो इसकी स्थिति थी वो अब इसकी हो जाएगी, क्योंकि आधे सेकंड बाद यहां पहुंचाएगी। पहले यहां डिस्टरबेंस पहुंची, ये हिलना शुरू कर दिया इसने, अब ये कब कितनी देर बाद हिलेगा? आधे सेकंड बाद, आधे सेकंड बाद। तो ये x/v सेकंड लेटर यहां डिस्टरबेंस पहुंचे। समझ रहे हो? दूसरी लाइन समझ में आ रही है? देख लो आराम से। चलो फिर मैं आगे लिखवा दूं आगे लिखो। अब देखो फिर से लास्ट वाली लाइन को दोबारा पढ़ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट O एट ए टाइम t माइनस x/v। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो इक्वेशन थी आप, अच्छा इस इक्वेशन को तो बताया नहीं, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को ऐसा क्यों लिखा। ये क्या है? जिनके पास 11th के नोट्स पढ़े हैं वहां पर हमने आर्टिकल शुरू करा था ऐसे कहकर कि y डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटिटीज x एंड t। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ऐसे करके हमने वहां पर लिखा था। अगर आप यहाँ देखो डिस्टरबेंस कहाँ से शुरू करिए? 0 से। यहाँ पर x कितना है? 0, तो हमने x 0 ले लिया। टाइम यहाँ से हमने शुरू कर दिया t, a sin ओमेगा t, ठीक है। अब अगर मैं पार्टिकल p वाले की बात करूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? पार्टिकल कितना दूर पहुंच गया है, डिस्टरबेंस कितना दूर आगे पहुंच गई है? x। पार्टिकल मैंने गलत बोला, पार्टिकल थोड़ी जाता है, डिस्टरबेंस कितनी दूर पहुंच गई है। और टाइम कितना है? टाइम कितना है? ये जो भी लिख कर आए, ये जो भी लिख कर आए, सारा गेम खत्म। अब मैं सारी क्वेश्चन लिख दूंगा जो मेरे को चाहिए। अब मैं वो सारी क्वेश्चन लिख दूंगा जो मेरे को चाहिए। इस लाइन को दोबारा पढ़ लो, कोई समस्या है तो बताओ।
सिर्फ टाइम चेंज कर दिया मैंने। देख रहे हो, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट थी यहां पर, इतने टाइम के बाद इसकी भी डिस्प्लेसमेंट उतनी है। डिस्टर्बेंस जो पहले यहां थी x बाय v सेकेंड के बाद यहां पहुंची। अब यहां तक हम पहुंच गए, हमारा काम हो गया। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाय v। इसमें से सारी वो इक्वेशंस निकाल लो जो जो तुम्हें चाहिए, जो हम कल लिख रहे थे। अब मुझे बताना शुरू करो कैसे कैसे। वो vt माइनस एक्स वाली भी लिख दो, प्रोपगेशन कांस्टेंट को भी ले आओ अंदर इसमें। बताओ क्या क्या करना चाहिए। या ओमेगा को बाहर ही रहने दो पहले। ओमेगा को लिखो 2 पाई बाय, क्या होता है ओमेगा? 2 पाई बाय टी, ठीक, टी माइनस एक्स बाय वी। बताओ अब। ओमेगा टी माइनस के एक्स बनाया था, सब कर चुके हैं। हाय बाबू, नहीं आते कुछ भी? इसे पहचानते हो? कान पे मार लो। ये क्या है? वेव की वेलोसिटी। ये क्या है? वो टाइम, जितने टाइम में एक वेव बनती है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या है? डिस्टेंस। वेव का एक वेव का डिस्टेंस कितना होता है? लेंथ कितनी होती है? लैम्डा। वेलोसिटी इनटू टाइम लैम्डा। क्या है ये? लैम्डा। और बताओ कैसे लिखें? इसे तो पहचानते हो, क्या कहते हैं इसको? के प्रोपगेशन कांस्टेंट। यहीं से vt माइनस एक्स वाली इक्वेशन भी लेकर आओ। अभी करो फटाफट। vt माइनस एक्स वाली इक्वेशन भी लिखो इसी से। कुछ कॉमन ले लो। 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लो। किस में से? इस इक्वेशन में से निकाल देते हैं। a साइन 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ तो लैम्डा है नहीं, तो ऊपर लैम्डा लगा दो। 2 पाई दोबारा आ गया। t लैम्डा बाय t माइनस एक्स। ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। बेटा बातचीत करते रहो तो वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तो 11वीं में वैसे तो चला गया है। ध्यान रखिएगा, जो भी वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, पहचान कर लो उसमें vt माइनस एक्स ही मिलेगा। और उल्टे वाले केस में अगर वेव राइट से लेफ्ट आती है तो लिखा जाएगा vt प्लस एक्स। अभी भी बहुत सारों को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक बार कंफर्म कर देता हूँ सारी चीजें। लिख लिया? हटा दो। एक बार दोबारा देखो, हमने क्या किया? a साइन वेव की वेलोसिटी कितनी है? v। कैसी है? कांस्टेंट। वेव की लेंथ कितनी है? लैम्डा। वेव की लेंथ कितनी है? लैम्डा। एक वेव बनने में कितना समय लग रहा है? t। डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो क्या निकलेगा? स्पीड।
या वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस यानी लैम्डा। यहाँ तक समझ आ रही बात। अगर मैं इसमें से लैम्डा बाहर निकालता हूँ, 2 पाई बाय लैम्डा बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ लैम्डा था नहीं तो लैम्डा लगा दो, टी लैम्डा बाय टी माइनस 2 पाई तो बाहर आ गया x, और ये देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बना, स्पीड, तो a साइन 2 पाई बाय लैम्डा जिसे कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ये क्या बन गया vt माइनस। कोई दिक्कत किसी को? आप इसको चाहते तो इन टर्म्स में भी लिख सकते थे, 2 पाई बाय टी को क्या लिखते हो, ओमेगा, जो आप शुरू से लिखते आ रहे हो। कोई दिक्कत किसी को? बोलो शांत वत्स, नहीं निकालो चैप्टर। कल कुछ थोड़ा सा चीजें मैंने लिखवा भी दी थी, आज लिखवाना कम पड़ेगा। क्या ये सिंबल्स समझ में आ गए? ए माने एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, एट एनी टाइम टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी माने एक वेव बनने में या एक ऑसिलेशन होने में जितना समय लगा उसे बोलते हैं कैपिटल टी। v मालूम है, वेलोसिटी वेव, वेव की वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट, ठीक। बाकी सब चीजें जानते हो। अब देखो कल मैंने आप इनको लिखवाया भी था बच्चों को, मैं भेज दूंगा आज, अब लिखवाने का टाइम मत कर दो। हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव्स, हमने यहाँ पर पिछले चैप्टर के अंदर कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा फैराडे ने क्या समझाया था। फैराडे ने कहा, बेटा बातचीत नहीं करनी क्लास में, मजा नहीं आता लोगों को पढ़ाने में। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने यहाँ पर, और एक मैग्नेट को हम इसके पास लेकर आए। जब मैग्नेट को इसके पास लेकर आए तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ बढ़ती चली गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली गई तो इसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हुई तो इसने क्या बनाया, करंट। इसने क्या पैदा किया, करंट, ठीक। ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ कर आए थे। पीछे हमने कई सारे लॉज भी पढ़े थे। बियो-सावर्ट्स लॉ क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला था, क्या रिलेशनशिप है, किसके बारे में बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि जब किसी चीज के किसी भी करंट एलिमेंट में आई करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। बार बार आप एक ही चीज को नहीं पढ़े जा रहे हो, अलग अलग तरीके से आप ये पढ़ रहे हो कि जहां पर भी करंट दिखाई दे रहा है वो अपने चारों तरफ क्या पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर भी करंट आ रहा है वो अपने चारों तरफ क्या पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं तो वो क्या बना रही है, तो करंट बना रही है। बात समझ रहे हो चीजों को, कोरिलेट करो इन चीजों को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो तरह की वेव्स मोटे तौर पर हम पढ़ते हैं। एक वेव होती है मैकेनिकल वेव्स, एक वेव पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे और आपके बीच में से एयर हटा दी जाए तो आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एयर के या साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। लेकिन ये वो वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सनलाइट है हमारे पास, सनलाइट है, अब सन हमारे पास से इतनी दूर है, और हमारे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में यही तो यही 400-500 किलोमीटर में एयर आती है, अदरवाइज उसके बाद तो एयर भी नहीं है। हमारे और सन के बीच में कोई मीडियम है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री स्पेस है, खाली पड़ा हुआ है, फिर भी लाइट यहाँ पहुंचती है। अगर लाइट को मीडियम की जरूरत होती तो लाइट यहाँ तक पहुंचती नहीं, क्योंकि मीडियम ही नहीं है बीच में, तो रास्ते में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह की खास वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं। तो फिर ये ट्रेवल कैसे करती है,
तो फिर ये ट्रेवल कैसे करती है, यही सब चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नाम देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है जी। इसमें वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे, अभी करते हैं। ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, दोबारा रिकैप ही करवा रहा हूँ केवल कि करंट जब भी मैग्नेटिक फील्ड बदली तो क्या आया, करंट आया। और ये रिलेशनशिप्स किसको दर्शाते हैं कि जहां पर भी करंट होगा वहां पर क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। करंट्स हमने आज तक इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड दो ही तरीके से पैदा हो सकती है, या तो मेरे पास कोई मैग्नेटिक हो या फिर मेरे पास किसी वायर में करंट जा रहा हो। और कोई तरीका मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का हमने आज तक पढ़ा ही नहीं करो। करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है या मैग्नेटिक हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उसके अलावा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम बार बार यही बात कहते हैं, करंट्स आर सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट्स आर यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए करंट डालो, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, करंट डालो, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक, आगे चलो। मैं कल वाला जो मैंने लिखवाया था मैं एक बार बोल देता हूँ, साथ साथ रिकॉर्ड हो जाएगा, लिखना चाहो तो वहां से लिख लेना। Faraday found that a time varying magnetic field sets up electric field. Faraday found that a time varying magnetic field sets up electric field. ये क्या है electric field? Time varying magnetic field sets up electric field. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे? आपने अभी बोला कि यहाँ पर इसके अंदर, आपने अभी बोला कि जब मैं मैग्नेट को इसके पास लाऊंगा तो इसके साथ फ्लक्स चेंज होगी, तो इसमें क्या पैदा होगा, करंट। करंट चलने का कारण क्या होता है, क्या किस वजह से करंट चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे किसी डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी कि नहीं लगी हो, तभी तो भागे हैं, तभी तो भागे हैं। आप याद करो, मोशनल ईएमएफ करा था आपने, कल परसों भी करा रहा था इसी तरीके से। आपने मैग्नेटिक फील्ड ले ली इनटू द पेज, ले ली, और आपने यहाँ पर एक रॉड ले ली, और इस रॉड को आप इधर की तरफ ला रहे हो, इधर की तरफ ला रहे हो। जब रॉड को इधर लाओगे तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। दूर लेते जाओगे तो बढ़ती जाएंगी। इसके अंदर क्या पैदा होगा, इसके अंदर क्या होगा, शुरुआत से सोचो। इस रॉड के अंदर क्या है, इस रॉड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगती है, कौन सी और कितनी, इस रॉड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हो, चला रहे हो। कितनी वेलोसिटी से चला रहे हो, v वेलोसिटी से चला रहे हो। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हो तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी फोर्स लगेगी। अगर मैं इस रॉड को ऐसे चलाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। कल हमने परसों बात भी करी थी, दोबारा समझा देता हूँ, याद करो दोबारा से। अगर मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट किधर को जाएगा, करंट उधर को, करंट उधर को चला गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर को, फोर्स किधर लग गई, अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर को, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर को लगी, ऊपर को। ये क्यों उधर ले गया हूँ मैं, ये करंट है, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट उधर है, फोर्स लगी ऊपर को। ये वाला एंड कैसा हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन्स वहां चले गए तो ये एंड कैसा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई कि नहीं बन गई। एक एंड पे पॉजिटिव और एक एंड पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई कि नहीं बन गई। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, उससे क्या पैदा होगी इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या पैदा होता है, और ये चैप्टर पूरा इसी चीज के ऊपर आएगा लास्ट में आते आते। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलकर मैग्नेटिक फील्ड भी बननी चाहिए। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें बदलती हुई, देखिए आज मैं फिर वीडियो लाना भूल गया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। अभी क्या पढ़ के आए हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करती है। ये बदलती हुई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बदलती हुई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो अपने आसपास क्या पैदा करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगी। और ध्यान रखिएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आपके ध्यान डाल
उतनी निकल गई। हाँ? क्या हो रहा है? आँख क्यों लाल हो रही थी? सो क्या है? आँख को कुछ बहाना लगाएंगे। जी बिल्कुल। मान लीजिए हमारी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूं जा रही है और ये क्या बदल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बदल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड अपने परपेंडिकुलर प्लेन में बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी ऐसे 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 ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी ऐसे 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 ऐसे, और ये दोनों किसके परपेंडिकुलर होंगे? वेव की डायरेक्शन। वेव जिस तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। देखो है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर वेरी करेगी इस प्लेन में, ये ऐसे ऐसे चलेगी, ये ऐसे ऐसे चलेगी, और ये ऐसे ऐसे चलेगी, ये ऐसे ऐसे इस प्लेन में चलेगी। ये किसकी डायरेक्शन है? वेव की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है? वेव की। इस प्लेन में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड किसको पैदा कर रही है? बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को। बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पैदा करेगी? बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड को। ये एक दूसरे को बनाती हुई चलती हैं, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, कुछ पहले पढ़ा थोड़ा बहुत। अभी हमने सिर्फ एक ही बात बोली है, एक ही लाइन बोली है, तो मैं आगे तक ले गया तुम्हें थोड़ा सा। इसमें हमने एक ही बात बोली है, क्या? फैराडे ने बोला कि बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदले तो उसे भी क्या बनाना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था कल, और आज मैं वहीं से शुरू करूंगा। पहले क्या कह रहे? अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे बदलेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है ना? ये दोनों साइन वेव ऐसे चलेंगी, जैसे एक तो यूं चलेगी और एक यूं 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 यूं। परफेक्ट। देखो एम्पियर से दोबारा देखो, ये एक प्लेट आ गई, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने स्विच ऑन कर दिया। क्या होगा स्विच ऑन करने से? स्विच ऑन करने से क्या होगा? ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल का प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ। ये तो होता है, इलेक्ट्रॉन्स से तो भागते हैं और पॉजिटिव चार्ज थोड़ी भागता है। तो कहने का ढंग होता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया इसका, अदरवाइज ये खींचेगा किसके? इलेक्ट्रॉन्स को। जितने इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन को बराबर रहने चाहिए, ये उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देंगे। यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पर क्या चार्ज आएगा? कब तक? जब तक ये प्लेट चार्ज नहीं हो, जब तक ये कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो। चार्ज हो गया तो फिर रुक जाएगा। सुनो, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब करंट जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा। अब हम यहाँ पर करंट को बोलते हैं, ये करंट ये चला गया। अगर मैं इस करंट के चारों तरफ आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जवाब होगा हाँ। जब भी किसी वायर में करंट पास करते हो तो क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसके आसपास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? याद करो मुस्कान, ये वायर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? रोके आई पक्का, मम्मी से लड़ाई हुई पता इसके आंखें देखते 100% रो क्या है? तू भी रहा था माता जी आई भी थी कल, यही लग रहा मुझे, इसीलिए शाम आई भी थी और वो तू रोके भी आया। बैट रखा होगा नहीं? बता रही, बच्चे बता रहे थे मम्मी तेरी क्रेडिट करती कल। वैसे कोई बात नहीं। हाँ जी बताए, वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी जैसे, यानी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बना लेता हूँ, ठीक, तो एम्पीरियन लूप बना लेता हूँ, तो इसके अंदर से कुछ करंट जा रहा है,
कौन सा करंट जा रहा है? आई। तो क्या मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट टाइम्स द करंट इज इक्वल टू P डॉट dl, क्योंकि होने की जरूरत नहीं है। ये जो सर्कुलर लूप बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये करंट जा रहा है और मैंने यहाँ से a डिस्टेंस दूर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? एक एम्पियर्स लूप बना लेते। एम्पियर लूप बना दिया। ये जो B डॉट dl आप देखते हो ना, ये जो dl का इंटीग्रेशन आप देख रहे हो, ये इस लूप की लंबाई है। ये इस लूप की लंबाई है जो आप ले रहे हो। इस लूप की लंबाई कितनी होगी? तो इसलिए ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। आपको मोमेंटम बनाना सारा रटा तो इसे देख तुम्हें रैगिंग करनी है। यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एम्पियर लूप बना दिया। एम्पियर लूप में से कितना करंट निकल के जा रहा है? आई। तो इसके चारों तरफ क्या हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही प्रैक्टिकली चेक करनी है, क्या रख दो? एक मैग्नेटिक नीडल रख के देख। मैग्नेटिक नीडल में क्या आएगी? डिफ्लेक्शन आएगी। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका करंट नहीं है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? करंट। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहां मैं दोबारा से रखता हूं ना इस नीडल को, तो ये यहां भी डिफ्लेक्शन दिखा रही है। अब भैया बीच में तो कुछ भी नहीं है। कैपेसिटर तो एक तरह से यूं समझो टूटे हुए सर्किट का काम कर रहा है। सवाल तो पहली बार में ये भी उठना चाहिए था कि जब आपने ऑन किया था तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो भी क्यों रहा है? जब सर्किट ही टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रो करंट किस बात का? बात समझ लो क्या कह रहा हूं? ये तो सर्किट टूटा हुआ है ना, दो प्लेट है, इनके बीच में एयर है, कोई कंडक्टिविटी तो है नहीं। जब कोई कंडक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे, या करंट ही कैसे आएगा? समझ लो बात को क्या कह रहा हूं? यहाँ पर अगर अभी आप क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के दो ही तरीके हैं, या तो मैग्नेट ले आओ या वायर में से करंट पास कर दो। मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेट ले आओ या करंट पास कर दो। यहाँ तो समझ में आ रही है बात कि चलो करंट पास हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन वहाँ भेज दिए, सारी बातें हो रही हैं। यहाँ क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या बवाल हो रहा है? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ डिफ्लेक्शन आने का सीधा सीधा कारण यह है कि यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोर्स तो होना चाहिए। करंट है नहीं, करंट है नहीं। आपकी बुक में भी मैं कल पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि इस चीज का बड़ा विरोध हुआ इस चीज के लिए लेकर के, यार ऐसे कैसे कह रहा है? करंट्स ही यूजुअल सोर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और ये कह रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। एक छोटा बच्चा भी कर लेगा इस काम को। यहाँ पे मैग्नेट रख के देख लो, मैग्नेट हिल रही। मैग्नेट हिल रही का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड है। करंट तो तुम्हारा है नहीं, तुम कैसे कह रहे हो कि भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है? बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड ना बनने का तो कोई सोर्स ही नहीं, तरीका ही नहीं। फील्ड है क्योंकि मेरी मैग्नेट बता रही है, मैग्नेट डिफ्लेक्शन दिखा रही है। अगर मैग्नेट डिफ्लेक्शन दिखा रही है, कुछ तो है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। इसका मतलब करंट के अलावा और भी कुछ है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की ताकत रखती है। अब होगा क्या? यहाँ पर जब शुरू में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने शुरू होंगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। धीरे धीरे ये प्लेट चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। क्या इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है? क्या कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लिखते नहीं थे आप? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होता था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कांस्टेंट नहीं है। चार्ज बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, इसका जो कारण है वो बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है। बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम था, कम चार्जेस थे, फिर और बढ़ गए, फिर और बढ़ गए, फिर और बढ़ गए, फिर और बढ़ गए। चार्जेस बढ़ते गए तो क्या बढ़ती गई? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई। तो पहले एक फ्लक्स लाइन थी, अब 2 हो गई, अब 3 हो गई, अब 4 हो गई, अब 5 हो गई, अब 6 हो गई। फील्ड फ्लक्स क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, changing electric flux with time is producing this electric field. लेकिन
वो इस कंसेप्ट को नहीं बदलना चाहते थे, वो इस कंसेप्ट को नहीं बदलना चाहते कि करंट पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड। वो इस कंसेप्ट को चेंज नहीं करना चाहते थे कि करंट पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्होंने क्या करा, इसका नाम दे दिया एक डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम इज कॉल्ड। मैं कल भी आपको कह रहा था इस बात के लिए, इसने अपने रेगुलर करंट को डिस्प्लेस कर दिया। अब करंट भी ना दो तरह की कर दिए इन्होंने, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट या कंडक्शन करंट। इसे बोल दिया इन्होंने कंडक्शन करंट। और ये करंट हो गया जो इसने कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस कर दिया। करंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, परसों भी मैं इस बात पर जोर दे रहा था बार बार, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, यहाँ कोई नॉर्मल करंट नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है। यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पर तो फ्लक्स बदल रही है। अगर मैं इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको इन्होंने एक नाम दे दिया, क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी हम थोड़ी देर में इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे, वो करंट के बराबर आ जाएगा अपने। तो इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम को फाई नॉट इसे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया तो किसकी डायमेंशंस निकल आई? डिस्प्लेसमेंट करंट की। नॉर्मल करंट नहीं है, पर क्योंकि यहाँ जो भी चीज हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया करंट। करंट नहीं है, यूजुअल करंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है इसलिए हमने इसका नाम भी करंट ही रख दिया। अब हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कोई, अब पहले आप क्या कहते थे, करंट्स आर यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम मना नहीं कर रहे इस बात, हम अभी भी मना नहीं कर रहे। ये कहाँ पढ़ाया जाएगा? एम्पियर सर्किटल लॉ की कमी में, एम्पियर सर्किटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी में। यही शब्द यूज किए हुए हैं, इसलिए यही बोल रहा हूं मैं। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जहां पर भी बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है? म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ तो करंट नहीं है, जब यहाँ करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से होगी? तो रूल गलत हो गया, गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव कर दो। क्या बदलाव कर दो इसके अंदर? बस इतना सा बदलाव कर दो इसके अंदर। पहले केवल आप कंडक्शन करंट करते रहते थे, अब कह दो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट केवल दिल को तसल्ली देने के लिए करा गया, यहाँ कोई करंट नहीं, लेकिन क्योंकि करंट ही लगाना था यहाँ पर ताकि ये लॉ भी बना रहे साथ साथ, तो हमने करंट आर यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन को भी जस्टिफाइड रखा। तो यहाँ पर सबको तसल्ली हो गई। यहाँ पर तसल्ली क्या हो गई कि भैया करंट है लेकिन नॉर्मल करंट नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम इनटू फाई नॉट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप चेक करेंगे वो करंट के बराबर आ जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट। आईडी तो बहुत कम आएगा ना, कि कैपेसिटी बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, कैपेसिटी बहुत कम होगा। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। एक बात और बता दूं आपको, मैग्नीट्यूड वाइज आईसी एंड आईडी बोथ आर इक्वल। सर एक ही लाइन में जा रहा है सब कुछ, ध्यान रखिएगा। आईसी एंड आईडी बोथ आर इक्वल, मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों बराबर हैं। जब हम निकालते हैं तो आईसी और आईडी की वैल्यू बराबर है, सोर्सेज अलग अलग है। इसका सोर्स है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका सोर्स है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का सोर्स अलग अलग है, ये अलग तरीके से बनता दिखाई दे रहा है, ये अलग तरीके से बनता दिखाई दे रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर, ठीक है, आईसी और आईडी बराबर ही है। समझ में आ रही चीज? समझ में आ रही है? स्कूल में क्यों जाएगा ये एक दिन के अंदर खत्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ एक चार्ट बनवाया जाएगा आपको, इसके अंदर 10 तरह की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स दिखा देंगे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका प्रोडक्शन और उसके यूज, खत्म, ऐसे निपटेगा ही। और डिस्प्लेसमेंट करंट तो वैसे भी सिलेबस में नहीं है। एक और चीज, दो तरह की वेव्स पढ़ते हो आप, दो तरह की वेव्स पढ़ते हो आप, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, याद है? जब भी वेव के अंदर वेव जा रही है ऐसे और पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है वेव के परपेंडिकुलर, पार्टिकल ऐसे 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 करने से पानी में करते हैं, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव्स।
और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है जैसे साउंड वेव्स हैं, वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी फिलहाल जैसे मैं बोल रहा हूँ तो पार्टिकल ऐसे ऐसे करते हुए आपके कानों तक जा रहे हैं। ये कौन सी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल, लेंथवाइज। ये कैसे हो गए? परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स। समझ में आ रही? तो लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अभी हम क्या कह रहे थे? वेव अगर इधर की तरफ जा रही है, तो इसमें वाइब्रेशंस या मोशन या ये जो चेंजिंग हो रही है ये कैसे हो रही है? परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, इट इज चेंजिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव। इट इज चेंजिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ। क्लियर चीज? एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारे के सारे वही है क्या? EM रेज। कल एक और चीज हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती ही कैसे है? अगर हमें बनानी हो तो हमें क्या चाहिए? याद है कल का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज पार्टिकल, वो भी एक्सेलरेट करता हुआ। याद करो, पहले हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। स्टैटिक चार्ज क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज। कौन सा फॉर्मूला लिखते थे? स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रख दें तो क्या लगेगा? फोर्स। कितनी लगेगी? उसके बाद आपने बात करी मूविंग चार्ज। चार्ज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी क्या पैदा करता है? और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को चला दूं तो उस पर क्या लगता है? फोर्स। कितनी फोर्स? Q का है चार्ज, V क्या है? वेलोसिटी, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या लगेगी? सिमिलरली एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी चार्ज पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे मैं कल बता रहा था आपको, एक एंटीना है, एक यहां से वेव आई और हमने वेव एंटीना के ऊपर डाल दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, इस एंटीना पर आई। क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या होगा? आप उस पर फोर्स लगेगी और वो चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेंगे? ऑसिलेट करने लगेंगे या एक्सेलरेट करने लगेंगे। कोई बता सकता है क्यों? सिंपल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी मैक्सिमम, तो एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी मैक्सिमम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी जीरो, तो ये फोर्स भी कम हो जाएगी जीरो। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? दूसरी डायरेक्शन में भागेगी। अब ये फोर्स इस तरफ लगनी शुरू हुई, तो पहले ये चार्ज पार्टिकल्स इधर को भाग रहे थे, अब ये चार्ज पार्टिकल्स इधर को भागेंगे। पहले चार्ज पार्टिकल इधर को भाग रहे थे, अब इधर को भागेंगे। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। और कोई भी जब चीज ऑसिलेट करती है तो हम कहते हैं वो एक्सेलरेट कर रही है। ऑसिलेट करने का मतलब एक्सेलरेट कर रही है। कैसे? मीन पोजीशन से जब निकलेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ आते रुक गई, फिर वेलोसिटी बढ़ गई यहाँ से मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी यहाँ आते कितनी होगी? तो अगर ये चीज ऑसिलेट कर रही है तो इसका मतलब क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेटिंग चार्ज से क्या पैदा हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने यहाँ एंटीना पे डाला तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं?
वेलोसिटी वेक्टर। तो जो चीज जिससे बन रही है उसी पर फोर्स लगा रही है। देखो अब स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्ज रखा तो फोर्स लगी। ऐसे ही मूविंग चार्ज और ऐसे ही एक्सेलरेटिंग। क्लियर है चीज? चल सकता हूं आगे? कल हमने बात की थी फोटॉन्स के बारे में। कल हमने बात की थी फोटॉन्स के बारे में। Two electromagnetic waves possess momentum. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनमें कोई पार्टिकल नहीं होते, इनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे सिंपल एग्जांपल जो रोज पढ़ते हो आप, लाइट आ गया, एक्स रेज आ गया, यूवी रेज आ गया और आ गया। अब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या लाइट के पास मोमेंटम है? मोमेंटम और फोर्स कैसे रिलेटेड होते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी अगर मोमेंटम में बदलाव आएगा तो फोर्स लगेगी। क्या लाइट में पार्टिकल होते हैं? जब लाइट में पार्टिकल नहीं है, मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमने क्या पढ़ रखा अब तक? लाइट में कोई पार्टिकल नहीं है तो पार्टिकल का मास भी नहीं है, मास भी नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगाएगी, और फोर्स भी नहीं लगाएगी तो प्रेशर भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं कर सकती। इसका मतलब लाइट प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकती, लाइट फोर्स नहीं लगा सकती। 11वीं कक्षा में एक चैप्टर पढ़ा था आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम लोग क्या नखून काटने की मशीन लगा रखी? दोनों को तो स्टॉल अपने पैर के अंगूठे में दे दिया लोगों ने। ये क्या ले लिया हमने? एक मेटल सरफेस ले लिया। क्या ले लिया? मेटल ले लिया। मेटल के ऊपर एक खास तरह की लाइट डाल दिया, लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपने डाला, तो आपने देखा इसने क्या उखाड़ दिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 11वीं कक्षा में यही पढ़ाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब फोटो से करंट बना लेते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही तो करते हो आप। फोटो करंट किसे बोलते हैं? क्या हो गया? तो पढ़ा लें दो ना। किस चीज की आवाज है? तू उधर चला जा भैया के पास, वहां चला जा। पढ़ाते हो ना, चीजें ना करो, उठाने में भाग फेंको। लाइट डाल दिया आपने, लाइट डालने से क्या उड़े? इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो तुम कह रहे थे फोर्स नहीं लगाते, लाइट कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती। अब तुम कह रहे हो लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन काट रहे हो। इसका मतलब कुछ ताकत तो होगी इसमें, कुछ तो मोमेंटम होगा, जब तो फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को काट रही है। ऐसी थोड़ी काट देगी। लेकिन अब हम मोमेंटम मास की टर्म्स में तो कह नहीं सकते, क्योंकि लाइट के अंदर मास तो होता नहीं है। लाइट के पैकेट्स को क्या बोलते हो? फोटॉन्स। क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, गुब्बारे होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, गुब्बारे तो याद रखते तो जब कौन से रिलेटेड सब बताएं। गुब्बारे हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन सच बताएं तो कुछ भी नहीं। पहले भी हमने डिस्कस किया था, फोटॉन कुछ बताएं तो कुछ भी नहीं। आप यहाँ 10-12 शीशे की लाइट को लगा दो, शीशे यहाँ से लेजर लाइट निकालो, 3-4 में से 5 निकल जाएगी, और तेज इंटेंसिटी होगी तो सब में से निकल जाएगी। अगर पार्टिकल ही होते तो रुक गई होती, अगर पार्टिकल ही होते तो रुक गई होती, लेकिन पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल नहीं है तो फिर समझना बड़ा मुश्किल है उसको कि समझें कैसे। तो हमने लाइट के पार्टिकल बनाए। हमने कहा नहीं, लाइट आ रही है, अब लाइट को, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट पार्टिकल की फॉर्म में तो है नहीं। जब लाइट पार्टिकल के फॉर्म में नहीं है तो लाइट को समझने के लिए हमने फोटॉन्स इजाद कर दी कि चलो फोटॉन समझते हैं। लाइट के पार्टिकल आ रहे हैं, लाइट के पार्टिकल आ रहे हैं, लाइट के पार्टिकल आ रहे हैं। उन पार्टिकल के अंदर क्या भरी हुई है? एनर्जी। और उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? HF लिख देता हूँ, H इंटू फ्रीक्वेंसी। हर फोटोन की अपनी फ्रीक्वेंसी, हर फोटोन के अंदर एक खास कलर का वेवलेंथ भरा हुआ है। इसका मतलब हर एक फोटोन की अपनी कैसी कैसी है? एनर्जी। लाल रंग के फोटोन की एनर्जी नीले वाले से अलग है, नीले वाले की हरे वाले से, हरे वाले की पीले वाले से अलग है, क्योंकि हर एक की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। अब ये फोटोन्स लगातार हमारे अर्थ की तरफ आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। सन ऊपर से फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है। बस इन फोटोन्स को, इन फोटोन्स या इन गुब्बारों में से रंग को निकालने के लिए कोलिजन
जरूरी है। ये कहीं ना कहीं टकराएंगे नहीं तो ये फूटेंगे नहीं तो कलर बाहर निकलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, एटमॉस्फेयर से अगर हम ऊपर चले जाते हैं, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर, इससे ऊपर उठाकर मुंह देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा। क्यों? सन से लाइट आ रही है लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। किससे टकराएंगे? जब टकराएंगे नहीं तो फूटेंगे नहीं तो उसमें अंदर से कलर निकलेगा नहीं, दिखेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे अर्थ को देखते हो तो आपको यहाँ पर लाइट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो सारे गुब्बारे जो सन की तरफ से आ रहे हैं लगातार जा रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जाके वो फूट रहे हैं, टकरा के फूट रहे हैं। ऐसा समझ सकते हो, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। एनर्जी किसके बराबर होती है? H इंटू, ठीक है। अच्छा, ये तो पक्का हो गया कि इसमें मास नहीं है। ये तो पक्का हो गया इसमें मास नहीं है। अगर इसमें मास नहीं है तो फिर इसमें मोमेंटम कैसे? अब यहां से हमने एक मोमेंटम की नई डेफिनेशन निकाली है। कोई भी चीज जिसके पास एनर्जी है और जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास क्या है? मोमेंटम। आप एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, mL2t-2, वेलोसिटी का लिखिए Lt-1। जब आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? mLt। मोमेंटम का क्या होता था? इसका होता है m और वेलोसिटी का सेम आ गया। तो आज से हम ध्यान रखेंगे। तो खड़ा हो जाए, वहां से खड़ा हो जाए। तेरे दांत बहुत निकल रहे हैं, ऐसे काम ना करो। मेरी क्लास में ना करा, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक मिनट, वैसे ऐसे पंगे मेरे साथ मत देना, रिस्क मत देना, दोस्ती टूट जाएगी, पहले बता रहा हूँ। और 1 मिनट लगाता हूँ दोस्त तोड़ने, ऐसे मत करो। मेरी क्लास में नहीं, बिल्कुल कोशिश भी मत करना। एनर्जी और वेलोसिटी को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? मोमेंटम। किसी भी चीज जिसके पास एनर्जी और वेलोसिटी है उसके पास क्या है? मोमेंटम। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही वेलोसिटी से चलती हैं। कितनी? 3 × 10⁻⁷ मीटर। सबके पास एनर्जी होती है कितनी? h न्यू। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग, सबकी एनर्जी अलग अलग। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू, वेलोसिटी सबकी कौन सी है? लाइट की स्पीड के बराबर ट्रैवल करता है। क्लियर है चीजें? क्लियर है चीजें? आगे चलो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं आगे। h न्यू बाय c हो गया ये। वो क्या फॉर्मूला पढ़ते थे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ते थे ना। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी तो है, अरे फ्रीक्वेंसी तो है, और ये वेलोसिटी ही तो है। f बाय v किसके बराबर आएगा? f बाय v। ठीक है, ठीक लिखा है कि नहीं? तो मोमेंटम ऑफ फोटोन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके बराबर होता है? h बाय लैम्डा। ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है, जो चीजें नहीं लिख पाए वो बाद में लिख लेंगे। अब ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या है? मोमेंटम। ये क्या लिखा था? ये क्यों लिखा था पता नहीं हमने? ये क्यों लिखा था? हम यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कभी भी किसी चीज का मोमेंटम बदलता है तो क्या लगती है? अगर कोई लाइट की वेव आ रही है, लाइट आ रही है, और मैं उसको किसी चीज से रोक दूं तो क्या उसका मोमेंटम जीरो नहीं हो जाए? कोई लाइट आ रही है, क्या लाइट में मोमेंटम है? अब तो कंफर्म हो गया। लाइट में एनर्जी है? हाँ है। लाइट में वेलोसिटी है? हाँ है। अगर एनर्जी है, वेलोसिटी है, तो लाइट में क्या है? मोमेंटम। और अगर इसका मोमेंटम बदलेगा तो क्या ये फोर्स लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। क्या इसका मोमेंटम बदलेगा? लाइट आ रही है, आपने रोक दिया किसी चीज से, किसी भी चीज से रोका आपने, मोमेंटम में चेंज आया? हाँ जी आया। अगर मोमेंटम में चेंज आएगा तो क्या जरूर लगेगी? फोर्स। और अगर फोर्स लग रही है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर भी लग रहा है। फोर्स लगाएगी तो प्रेशर भी लगाएगी, यानी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि सबके पास मोमेंटम होता है, सबके पास एनर्जी और सबके पास वेलोसिटी है, तो सबके पास क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम चेंज होगा तो क्या लगेगी? और फोर्स लगेगा तो क्या होगी? प्रेशर। क्लियर होगी चीज? आगे कल मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाया था। सन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 10 इंटू, ये देखो, सन की रेडिएशंस इतना प्रेशर एक्सर्ट करती। अगर लाइट वेव्स एक्सर्ट ना करती होती प्रेशर
या फोर्स लगाती होती तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी चीज देखने को मिलती है, कुछ तो होता ही है वहां पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। पॉज कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होती है। इन दोनों की एनर्जी को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आधी एनर्जी ये है और आधी एनर्जी ये। एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हम कुछ और भी बात करेंगे इसको, लिखो आगे। E क्रॉस B, E क्रॉस B, E स्क्वायर बाय C। और वेव किस डायरेक्शन में जाएगी? एक x में चल रहा है, एक y में चल रहा है, एक z में चल रहा है। तो E क्रॉस B के आगे क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? ये मुझे समझ में नहीं आया, समझाओ जरा। नहीं समझा दो, नहीं समझा। दो वेक्टर, तो ये k कैप क्यों लिखा है वहां पर? k कैप क्यों लिखा है वहां पर? भाई कैप आना चाहिए। ये E स्क्वायर बाय C कहां से आया? एनर्जी अपॉन E स्क्वायर लिखा हुआ है। परसों करा के गया हूँ। तो जो आज लेने आए हैं उनको छोड़ दो। जो पुराने बच्चे जो परसों थे क्लास में, मुझे तो याद होना चाहिए था ये कहाँ से आया। कार्तिक परसों गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। ये तो लिखवाया था। हाँ, इसको और क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में बताइए। हाफ E स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये एनर्जी डेंसिटी है मैग्नेटिक में और इलेक्ट्रिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी कह लो या एनर्जी डेंसिटी कह लो। बेटा मान जाओ प्यार से। ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। और एक चीज ध्यान रखिएगा, UE और UB आपस में कैसे हैं? बराबर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और हाफ V स्क्वायर बाय म्यू नॉट। हाफ कट गया। E बाय B इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। याद है किसी को? यस। ये वैल्यू किसके बराबर आती है? C माने लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। किस में? वैक्यूम। ग्लास में हो जाएगी, पानी में हो जाएगी, वैक्यूम। E बाय B इक्वल्स टू C। समझ में आता है? E बाय B या E नॉट बाय मैक्सिमम में ले लूंगा मैं, मैक्सिमम एनर्जी ले लूंगा। E नॉट बाय B नॉट किसके बराबर आ रहा है? क्या बताना चाह रहा है?
अगर शाहरुख खान की पॉकेट मनी और दिल्ली पुलिस की पॉकेट मनी में 2 गुने का फर्क है तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? शाहरुख खान के पास ज्यादा है, कितने दुगनी? ये क्या लिखा? ई नॉट क्या लिखा था आपने भी? ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इतने टाइम्स ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इतने टाइम्स ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उनमें एनर्जी डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात ध्यान रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी दोनों में बराबर है। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होती है उतनी वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ऐसा नहीं है कि एक में हो गई ज़्यादा, एक में हो गई कम। ध्यान रखिएगा। आज मैंने जितना कराया है उसमें से बहुत सारा मेजर पार्ट सिलेबस में नहीं है।